नमस्कार विद्यार्थियों। और आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जब भारत सिर्फ नक्शे पर लकीरों से बटा कोई देश नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक बेड़ियों में जकड़ी एक ऐसी कौम था जिसके सीने में दर्द और गुस्से का लावा खौल रहा था। आज हम उस पहली बड़ी बगावत को गहराई से समझेंगे जिसने रातों रात शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। ये कोई मामूली सैनिक विद्रोह नहीं था। सच कहूं तो यह आत्मसम्मान की वो पहली गर्जना थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो चलिए, लेक्चर शुरू करने से पहले आज का सिलेबस देख लेते हैं। हम इस पूरी घटना को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, असंतोष के बीज। दूसरा, विद्रोह की चिंगारी। तीसरा, विद्रोह का फैलाव। चौथा, क्रांति के नेता। और अंत में पांचवा, इसका दमन और स्थायी विरासत। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, असंतोष के बीज, यानी इस विद्रोह के पीछे के वो गहरे प्रणालीगत कारण। देखिए, 1857 का धमाका कोई रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे दशकों से सुलगता हुआ गुस्सा था। अब ब्रिटिश विस्तारवाद की इस रणनीति को समझिए। लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सिर्फ कागजों पर लिखा कोई साधारण कानून नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा हथियार था जिसने झांसी, अवध और नागपुर जैसी आज़ाद रियासतों को उनके अधिकार और गरिमा से पूरी तरह बेदखल कर दिया। एक एक करके भारतीय राजाओं से उनके राज्य छीने जा रहे थे। आप खुद सोचिए, जब आपके ही घर में आपको बेगाना कर दिया जाए तो सत्ताधारी वर्ग में नफरत और अविश्वास तो पनपेगा ही ना। और हां, सिर्फ राजे रजवाड़े ही इसके शिकार नहीं थे। जरा उन भारतीय सैनिकों के बारे में सोचिए जो अंग्रेजों की वर्दी पहनकर उन्हीं के लिए जान की बाजी लगा रहे थे। एक ही छावनी में काम करने के बावजूद उन्हें ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले बहुत कम वेतन दिया जाता था। कदम कदम पर भेदभाव और उनके काम के प्रति सम्मान, वो तो बिल्कुल शून्य था। इन सैनिकों ने अपना खून पसीना एक किया, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ अपमान। ये एक ऐसा बारूद का ढेर बन चुका था जिसे फटने के लिए बस एक माचिस की तीली चाहिए थी। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे अध्याय पर, विद्रोह की चिंगारी यानी तात्कालिक कारण। चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इस बारूद के ढेर में वो माचिस की तीली लगा दी। और वो माचिस की तीली थी नई एनफील्ड राइफल। ये राइफल सिर्फ एक नया हथियार नहीं थी, इसके साथ आई एक ऐसी खबर जिसने भावनाओं को बहुत गहराई तक आहत किया। दरअसल इन नई राइफलों के कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था, और छावनियों में आग की तरह यह खबर फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा है। अब ये कोई छोटी मोटी प्रशासनिक गलती नहीं थी। इसे सीधे तौर पर हिंदुओं की आस्था और मुसलमानों के धर्म पर एक जानबूझकर किया गया प्रहार माना गया। ये दोनों ही समुदायों की धार्मिक भावनाओं का बहुत बड़ा अपमान था। और इसी भारी घुटन और अपमान के बीच एक आवाज उठी जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने ऐलान कर दिया, अब और नहीं, हम अपने धर्म, अपनी मातृभूमि और अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। विद्यार्थियों, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये पूरे हिंदुस्तान के टूटते हुए सब्र की गूंज थी। मंगल पांडे की वो एक गोली आजादी की पहली और सबसे प्रखर चिंगारी साबित हुई। लेकिन मंगल पांडे की वो कार्रवाई कोई अकेली घटना नहीं रही। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे अध्याय की ओर, विद्रोह का फैलाव, क्रांति की आग। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिएगा, इससे आपको विद्रोह की असली रफ्तार समझ आएगी। 29 मार्च को बैरकपुर में जो एक छोटी सी चिंगारी थी, वो 10 मई आते आते मेरठ में एक विशाल ज्वालामुखी बन गई। मेरठ तो मानो सुलग उठा था। सैनिकों ने खुली बगावत कर दी, जेलें तोड़ दी और ब्रिटिश अधिकारियों पर सीधा धावा बोल दिया। और ये तूफान यहां रुका नहीं, ये बागी सैनिक घोड़ों पर सवार होकर सीधे सत्ता के दिल यानी दिल्ली की ओर निकल पड़े। इस एक के बाद एक हुए हमलों ने ब्रिटिश प्रशासन को पूरी तरह पंगु बना दिया था। अब देखिए, कोई भी आंदोलन बिना किसी दिशा के बहुत दूर तक नहीं जा सकता। उसे नेतृत्व चाहिए होता है। हमारा चौथा अध्याय इसी पर है, क्रांति के नेता, 1857 के प्रमुख चेहरे। दिल्ली पहुंचकर इन क्रांतिकारियों ने एक बहुत ही जबरदस्त रणनीतिक कदम उठाया। उन्होंने सीधे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर, जो उस वक्त काफी बूढ़े हो चुके थे, उनका यह कहना कि अगर मेरे नाम से हिंदुस्तान एक हो सकता है तो मैं नेतृत्व करूंगा, उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक थी।
विद्रोहियों को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो पूरे देश को जोड़ सके, और लाल किले में बैठे जफर ने उस बिखरे हुए गुस्से को एक राष्ट्रीय पहचान दे दी। और जब 1857 की बात हो तो उस शूरवीर का जिक्र कैसे ना हो जिसने अंग्रेजों के दिलों में खौफ भर दिया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनकी वो दहाड़, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ अपना राजपाट बचाने की जिद नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मुंह पर एक खुला तमाचा था। सोचकर देखिए वो दृश्य, जब वो अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर रणभूमि में उतरी। उनकी तलवारें जब अंग्रेजों से टकराईं तो वो सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि अपनी मिट्टी के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। दिल्ली और झांसी के साथ साथ कानपुर का मोर्चा भी बेहद अहम था। यहां नाना साहेब ने कमान संभाली और उन्हें साथ मिला तात्या टोपे जैसे कमाल के सैन्य रणनीतिकार का। इन दोनों ने मिलकर न सिर्फ कानपुर में डटकर मुकाबला किया, बल्कि इस पूरे विद्रोह को एक क्षेत्रीय लड़ाई से निकालकर पूरे भारत के संघर्ष में तब्दील कर दिया। अब उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्रांति की आग में तप रहा था। लेकिन क्लास, इतिहास हमेशा सिर्फ जज्बातों से नहीं लिखा जाता, शक्तियों का संतुलन भी बहुत मायने रखता है। हम आ गए हैं अपने अंतिम अध्याय पर, दमन और स्थायी विरासत, क्रांति की राख। इस तुलना को निष्पक्ष रूप से देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ थी ब्रिटिश साम्राज्य की वो विशाल मशीनरी जिसने अपनी भारी तोपों और अथाह सैन्य बल के दम पर दिल्ली, कानपुर और झांसी को फिर से बेहद क्रूरता के साथ अपने कब्जे में ले लिया। और दूसरी तरफ था भारतीयों का वो भारी बलिदान, हजारों क्रांतिकारियों और आम लोगों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक ऐसा गहरा राष्ट्रीय आघात था जिसने पूरे देश को रुला दिया था। तो क्या 1857 पूरी तरह से विफल हो गया था? ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक श्रृंखला का पहला चरण था, आज़ादी की पहली आग। भले ही इसे उस वक्त बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन ये आग बुझी नहीं। दूसरे चरण में ठीक इसी क्रांति ने आने वाले समय में महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं के लिए प्रेरणा का काम किया। और यही वो जज्बा था जिसका अंतिम और तीसरा चरण हमें 15 अगस्त 1947 को पूर्ण आज़ादी के रूप में मिला। तो विद्यार्थियों, आज के इस विश्लेषण को हम इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ यहीं छोड़ते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर। क्या 1857 महज एक फेल हो चुका सैनिक विद्रोह था, या फिर ये भारतीयों के आत्मसम्मान की वो पहली और सबसे जरूरी गर्जना थी जिसने 1947 की आज़ादी की मजबूत नींव रखी? इतिहास हमेशा नजरिए पर निर्भर करता है, और इतिहास के छात्र होने के नाते इस सवाल का जवाब खोजना ही आपका असली काम है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।